हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। सो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का CUET का 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कितने हमारे पास चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज़्यादातर हमारे CUET में पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न आपको पता चलेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारा आइडिया एक बार आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर पता चलने वाला है आज। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ CUET 2024। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, identify the principle of management where the Taylor pioneered the introduction of method of scientific inquiry into the domain of management practice। तो फटाफट से आप लोग भी पहले चेक करिए कि क्या आपने जो क्लास 12 की प्रिपरेशन करी थी, आपको थोड़ा बहुत भी याद है कि यहाँ पर वो टेलर का कौन सा प्रिंसिपल था जो ज्यादातर साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में बात करता था। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर सबसे पहले, Science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, or development of each and every person to the greatest efficiency and prosperity। So I hope कि आप लोगों ने आंसर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया होगा। So correct answer is Science not rule of thumb, क्योंकि Science not rule of thumb में ही हमें ये पता चलता है कि वो कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं जो हम डेवलप करेंगे ताकि हम अपने काम को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। सेकेंड क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यहां पर आपको फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में लाइंस लिखी हुई हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जो इन लाइंस के साथ मैचअप करता है। सो फर्स्ट इज ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। Second one is one boss for every individual employee. Third one is one head, one plan. And the fourth option is remuneration should be just and equitable. तो लाइंस तो आपने सुन ली होंगी और कुछ पुरानी बातें जरूर याद भी आ रही होंगी। तो अब आप लोगों को इन्हीं लाइंस को मैच करना है इन प्रिंसिपल के नेम के साथ। तो सबसे पहला ऑप्शन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो याद करिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किस चीज के बारे में बात करता था। सेकंड इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, थर्ड वन इज डिसिप्लिन एंड द फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो चलिए पहले आप लोग आंसर एक बार गेस कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। सो आई होप कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर चूज कर लिया होगा। सो ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बात करता है डिसिप्लिन के बारे में। वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी कि हर किसी का एक ही बॉस हो, ऐसा हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर। उसके बाद वन हेड एंड वन प्लान, कि एक हेड यानी कि जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है उनका एक ही हेड होना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, सबको जो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, दोनों पार्टीज के फेवर में होना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 4। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अब हमारे पास है, द एम ऑफ विच टेक्निक गिवन बाय FW टेलर इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू अ फिक्स टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। FW टेलर की वो कौन सी टेक्निक थी जो इस बारे में बात करती थी कि हम यहाँ पर अपना जितना भी प्रोडक्शन करते हैं हम उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे, उसके टाइप के बेसिस पर उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा हमने कौन सी टेक्निक में पढ़ा? मैथड स्टडी, टाइम स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क और द फंक्शनल फॉर्ममैनशिप। याद करिए, बिल्कुल याद आएगा आपको। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क ये कहता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर आप अपने यहाँ पर जो भी आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए होंगे आप उनको एक गिवन लाइन के अंदर रिड्यूस भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब आप देख रहे होंगे कि ये कोई हमने क्वेश्चंस डिजाइन नहीं करे हैं, ये जो पेपर है ये हमारी तरफ से डिजाइन हुआ हुआ पेपर नहीं है कि हम आपके सामने कोई गेस्ट पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये CUET में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं और आप देखो कि एक ही टॉपिक से उन्होंने सेम क्वेश्चंस किस तरीके से दे रखे हैं कि जस्ट अभी हमने पीछे
फ्योल्स के प्रिंसिपल के लिए एक मैच का क्वेश्चन देखा, और अगेन हमारे पास यहाँ पर मैच का क्वेश्चन फिर से आ गया है फ्योल्स के प्रिंसिपल से। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टफ आता है सीयूईटी का पेपर, आपको बल्कि क्लास 12th के पेपर से वो इजी ही दिखेगा। तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रीवियस पेपर डिस्कस किया जा रहा है कि आपके माइंड में क्लैरिटी आए कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन है वो करनी है। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर ए पॉइंट कहता है एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, कि एम्प्लॉइज का ये जो हमारे बिजनेस को छोड़कर जाना है ये थोड़ा कम हो। emphasizes the kindliness and justice, यानी कि यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ जस्ट बिहेव करें, काइंडलीनेस बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक चेन होती है जहां पर हम कम्युनिकेट करते हैं, जो हमें ये बताती है कि हम किससे कैसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट प्रमोट्स द टीम स्पिरिट, और वो कौन सा प्रिंसिपल है जो टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है। सो ऑप्शन है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इक्विटी, एस्पिरिट डिकॉप्स एंड द स्केलर चेन। तो देखिए जरा आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर है। सो आई होप कि आपने आंसर जज कर लिया होगा। सो एम्प्लॉइज टर्नओवर मिनिमाइज होना चाहिए, ऐसा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में कहा गया कि किसी भी पर्सनल के लिए काम करने का जो टाइम पीरियड है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसको एक मिनिमम टाइम पीरियड मिलना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। काइंडलीनेस और जस्ट बिहेवियर के बारे में हम इक्विटी के अंदर ही बात करते हैं। चेन ऑफ अथॉरिटी हमारी स्केलर चेन है जो हमें कम्युनिकेशन बताती है कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रमोट्स टीम स्पिरिट, एस्पिरिट डिकॉप्स म्यूचुअल ट्रस्ट, टीम स्पिरिट और बिलोंगिंगनेस को ही प्रमोट करता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट, अंडर विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स इंक्लूडेड, वो कौन सा डायमेंशन है जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के ऊपर फोकस करता है? लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और द सोशल डायमेंशन। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चों ने ये लाइन पढ़ते ही जज कर लिया होगा, विदाउट ये ऑप्शंस देखे बिना ही आप लोगों ने ये चीज जज कर ली होगी। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। जब ये सीयूईटी एग्जाम में आया तो यहाँ पर टेक्निकल डायमेंशन लिखा हुआ है, जिसे एनटीए ने क्या रिकमेंड किया? फिर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, जैसा कि हमने क्लास 12th में पढ़ा ही है। नेक्स्ट, Which of the following is an example of economic environment? अब आपको इकोनॉमिक एनवायरमेंट का एग्जाम्पल बताना है। मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द पॉपुलेशन शिफ्ट्स। बहुत इजी है, तो आप लोगों ने जज कर ही लिया होगा। सो मनी सप्लाई। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि कमेंट में आप लोग ऑप्शंस लिखते जाइएगा ताकि आपको पता रहे कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लीगल इन्वायरमेंट। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है लीगल इन्वायरमेंट का। सो डेथ एंड द बर्थ रेशो, ट्रेड यूनियन एक्ट, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम एंड द पब्लिक डेट। बच्चे, जब भी हम बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट की तो कहीं ना कहीं वहां पर लॉ के बारे में बात होती है, वहां पर एक्ट्स के बारे में बात होती है। तो इससे आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से जज कर सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या रहा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन वही आपका ट्रेड यूनियन एक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरमेंट। इसमें से कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता है? विच मीन्स कि आपको फीचर्स यहां पर ढूंढने होंगे। सो इंटर रिलेटेड, एक्सटर्नल फोर्सेस, मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट और रिलेटिविटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, तो आप लोगों ने जज कर लिया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज मार्केट ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर इंटर रिलेटेडनेस हमने फीचर में पढ़ा है कि जितने भी डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स और जनरल फोर्स हमारा पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और रिलेटिविटी की हर जगह का जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स अंडर द प्लानिंग फंक्शन। आपको प्लानिंग फंक्शन के यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं, आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस। सो फर्स्ट उन्होंने दे रखा है आपको सेटिंग ऑब्जेक्टिव, बी है हमारे पास आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सी है डेवलपिंग प्रेमिसेस और डी है इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो चलिए साथ में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग डेवलप करते हैं प्रेमिसेस, उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव्स, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इवैल्यूएट। सो लेट्स सी कि करेक्ट ऑप्शन क्या निकल कर आया। ऑप्शन नंबर 2, A, C, B एंड D, राइट।
बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसको जस्ट एक बार रिकॉल करिए और आप ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। अब उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के आपसे सीक्वेंस पूछा है, तो फर्स्ट उन्होंने दे रखा है सिलेक्शन डिसीजन, देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर उसके बाद है सिलेक्शन टेस्ट, रेफरेंस चेकिंग। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सेकेंड स्टेप से दे रखा है, तो हमारा सेकेंड स्टेप हुआ करता था सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट के बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद होता है रेफरेंस चेकिंग, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक के नाम से हमने इस पॉइंट को पढ़ा है, और उसके बाद होता है सिलेक्शन डिसीजन। तो अगर हम देखें तो CBDA, CBDA तो हो गया हमारा फोर्थ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट इज it is a joint program of training in which the educational institution and the business firms cooperate. Identify the method of training. आपने अपने क्लास 12th के अंदर 4 methods of training पढ़े थे, अब उसी में से आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से वाला मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। हालांकि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के सारे ही मेथड्स अब पढ़ने होंगे, बट आपने क्लास 12th में सिर्फ 4 ही मेथड्स पढ़े हैं, तो आपको वहां पर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि आपको स्टाफिंग चैप्टर से मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पूरे तरीके से पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और जॉब रोटेशन। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो आई होप कि आपने जज कर लिया होगा यहीं से ही कि यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और बिजनेस फर्म आपस में टाई अप करते हैं और यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पर मिलती है, और ऐसा होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर। चलिए बच्चों, मुझे पता है सब बच्चों के करेक्ट आंसर्स यहाँ पर आ रहे होंगे और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो रहा होगा कि ठीक है, बिजनेस स्टडीज के जो CUET का एग्जाम है उसके अंदर तो हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नया नहीं दिख रहा है, कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है, राइट। चलो, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग एंड द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको मीनिंग और उसके साथ उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या करना है, अलाइन करना है, मैच करना है। So choosing the most appropriate candidate is given an introduction to the superiors, learning the skills related to a job and the searching for the prospective employees. अब इन लाइंस को आपको मैच करना है उनके कॉन्सेप्ट के साथ। सो सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। तो पहले आप लोग जज कीजिए आंसर, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए अब जरा डिटेल में देख लेते हैं। किसी अच्छे कैंडिडेट को चूज करना ऑब्वियसली सिलेक्शन होगा, कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन कराना अपने सुपीरियर से ओरिएंटेशन ही कहलाता है, स्किल्स लर्न करना एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करना, उनको इनवाइट करना जॉब्स के लिए, वो रिक्रूटमेंट कहलाता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ फिर थर्ड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, which of the following is a process of incitement or inducing the subordinate to act in a desired manner to achieve the organizational goals? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए यहां पर हमें सबॉर्डिनेट को इस तरीके से यहां पर गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना है, एनर्जाइज करना है कि वो उस डिजायर्ड मैनर में काम करने के लिए रेडी हो जाएं। तो ऐसा मोटिवेशन करने में हेल्प करता है, सुपरविजन है, लीडरशिप है या कम्युनिकेशन है। बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब यहां पर आपने एक चीज पढ़ी, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंसाइटमेंट और इंड्यूसिंग द सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। और अगर आपने मुझसे क्लास 12th में रिवीजन किया था एग्जाम टाइम में, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के ऊपर फोकस कराया था आपको कि जब भी आप ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आप किस तरीके से इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो मोटिवेशन है, सुपरविजन है, लीडरशिप है या कम्युनिकेशन है। तो मुझे पता था कि आप CUET के लिए प्रिपेयर करोगे, तो मैं वहीं पर आपको कुछ चीज़ें समझाती हुई चल रही थी। तो जिन्होंने वो चीज़ ध्यान रखी होगी उन्होंने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जज कर लिया होगा, मोटिवेशन, क्योंकि ये जो वर्ड है इंसाइटमेंट, इंड्यूसिंग और डिजायर्ड मैनर, ये मोटिवेशन की तरफ ही फोकस करता है कि जहां पर हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ दिखा रहे हैं इंसेंटिव्स की फॉर्म में, चाहे वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, कि वो अपने एनर्जी को उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज मोटिवेशन। नेक्स्ट,
फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नीड्स, आपको नीड्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है एज गिवन बाय द मैस्लो, जैसे कि मैस्लो ने दी है। तो मैस्लो ने बेसिक से लेकर हायर लेवल तक की नीड्स हमें बताई हैं। सो ऑप्शन हमारे पास है बिलोंगिंगनेस नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और एस्टीम नीड्स। बिलोंगिंगनेस नीड को हम एफिलिएशन नीड भी कहते हैं, अगर आपको उसका सेकेंड नेम पता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज आप लोग पहले अरेंज करिए इसको, फिर उसका मैं बताती हूँ। ये आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो यस, चलिए देखते हैं अब जरा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारी होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, वो तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। सेकंड आती थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, उसके बाद आती है बिलोंगिंगनेस नीड, देन एस्टीम नीड और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हायर लेवल ऑफ नीड मानी जाती है। सो BADC, BADC हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि थर्ड। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगेन मैं आपका ध्यान उसी तरफ लेकर जाना चाहूंगी कि जब मैंने एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने ये बात आपको समझाई थी कि बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को मोटिवेशन और लीडरशिप के अंदर। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। तो वहां पर बच्चों को मोटिवेशन और लीडरशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अभी हमने मोटिवेशन की लाइन देखी, वहां पे मैंने आपको समझा दिया है कि मोटिवेशन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लाइकवाइज जब आप लीडरशिप को आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पर मैंने आपको कीवर्ड समझाया था इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, कि जब आप लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप के अंदर हम आपको कोई इंसेंटिव नहीं देते, हम आपको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं कुछ चीज दिखाकर। यहां हम आपके बिहेवियर के अंदर ही चेंज लाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने आप ही जैसा आपका लीडर कह रहा है वैसा आप काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे अपनी इच्छा से। तो देखिए यहां पर होपफुली आपको आंसर मिल ही गया होगा कि यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल, कि यहाँ हम आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने आप ही वॉलंटरली अपनी इच्छा से आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए लग जाएं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लीडरशिप। यहाँ पर सॉरी 2 बार मोटिवेशन लिखा हुआ है, एक जगह पे सुपरविजन आएगा, ठीक है। तो टेक्निकल एरर इतना तो चलता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लीडरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पता चल गया होगा डिफरेंस की मोटिवेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है और लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करती हुई चलूंगी कि लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग आप लोगों ने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है, वो आपके CBSE करिकुलम का पार्ट नहीं था। और आपके लिए गुड न्यूज है कि जो करंट हमारा CUET का सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का, उसके अंदर भी आपको लिमिटेशन नहीं पढ़नी है। बट यस, लास्ट ईयर तक हम लोगों को पढ़नी थी और ये लास्ट ईयर का ही पेपर है तो इसलिए इसके अंदर दे रखा है। तो आप लोगों के लिए वैसे ये जो क्वेश्चन है ये ओमिटेड क्वेश्चन है, आप कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। जो लास्ट ईयर तक था इस साल आपको ये नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पढ़ा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे इसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर लगाना है फिर से प्रोसेस का। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग रहा है कि आपसे अगर प्रोसेस पूछी जा रही है, मतलब वो ये तीसरी प्रोसेस हम लोग अरेंज करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी प्लानिंग प्रोसेस अरेंज कर ली है, सिलेक्शन प्रोसेस अरेंज कर ली, अब कंट्रोलिंग प्रोसेस आ गई है, तो उसके सीक्वेंस के लिए वो पूछ रहे हैं। तो दैट मीन्स जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको सीक्वेंस में ही याद करनी है, जैसे कि आपने क्लास 12th में किया। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है एनालाइजिंग द डेविएशन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। बताइए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कर दो फटाफट से कि ये करेक्ट ऑप्शन है। चलो, आई होप कि आपने अरेंज कर दिया होगा। तो सबसे पहले होता है सेटिंग अप द स्टैंडर्ड, देन उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड देन एनालाइजिंग द डेविएशन। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, only a 5% increase in the labor cost may be more troublesome than a 15% increase in the postal charges. Exactly NCERT की लाइन, बिल्कुल वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट पॉइंटेड आउट इन द स्टेटमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है।
तो डेविएशन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड द क्रिटिकल पाथ मेथड। बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। कहाँ ऐसा कहा गया था कि हमारी लेबर कॉस्ट 5% बढ़ रही है और वहीं पे पोस्टल चार्जेस 15% से बढ़ रहे हैं, बट लेबर कॉस्ट का बढ़ना हमारे लिए ज़्यादा ट्रबलसम यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है 15% पोस्टल चार्जेस से भी। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इसको डिस्क्राइब करता है? पहले तो हम चैप्टर पे जाएंगे कि ये चैप्टर नंबर 8 में एक टॉपिक था एनालाइजिंग द डेविएशन। उसमें हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी थी, याद करिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो वहीं पे हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी लेबर कॉस्ट का बढ़ना आपके लिए ज़्यादा ट्रबलसम है रादर देन इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। तो आई होप आपने आंसर जज कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। येस, द करेक्ट ऑप्शन इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जहाँ पर आपको ये बताया गया कि हमारे कुछ की रिजल्ट एरियाज होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेबर के साथ हमें डेली डील करना है, हमें डेली प्रोडक्शन करना है, वहीं पे पोस्टल चार्जेस हमारे लिए एक सेकेंडरी चीज़ हो गई। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से की रिजल्ट एरियाज है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को हार्म कर सकते हैं, तो हमें उन्हीं को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा फंक्शन है जो फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करती है। The holder of the assets can readily sell their financial assets through the mechanism of the financial market। मतलब कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एसेट है तो फाइनेंशियल मार्केट आपको प्लेटफॉर्म दे रही है जिसके थ्रू आप अपने इन एसेट्स को भी बेच सकते हो। तो ये कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है जो आपको ये चीज अलाउड करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर 2 प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, number 3 is facilitate the price discovery, and number 4 is mobilization of the saving and channelizing them into the most productive uses। बताइए, अपने एसेट्स को मार्केट में बेचना और उन्हें कैश में कन्वर्ट करना डिस्क्राइब करता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम किस में कन्वर्ट करें, इन द फॉर्म ऑफ कैश कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। राइट, नेक्स्ट, if any of the parties are not satisfied by the order of dash, they can appeal against such order to the state commission on the grounds of the facts or the law within a period of the 45 days from the date of order। अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है इस वाली कमीशन से या इस वाली एजेंसी से, तो वो स्टेट कमीशन में जा सकती है ऑर्डर पास होने के 45 डेज के अंदर अंदर। तो वो कौन सी जगह है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, लोकल कोर्ट? बताइए। बिल्कुल सही, मेरे को आवाज आ गई कि तुमने क्या करेक्ट आंसर बताया है। स्टेट कमीशन में आप कब जाएंगे? 45 डेज के टाइम पीरियड है आपके पास। ऑब्वियसली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कोर्ट के ऑर्डर से, तो आप 45 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं बिफोर दी स्टेट कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि प्लीज मुझे कमेंट में ये बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा कब सकते हैं। वो कितना अमाउंट है जब आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे, कब आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं और कब आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, एक बार आप रिकॉल भी कर पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। कौन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, आपको इन लाइन्स से यहां पर आइडेंटिफाई करना है। Business organization make money by selling the goods and providing the services to the consumers. So consumers form an important group among the many stakeholders of the business, and like other stakeholders, their interest has to be well taken care of. वो कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप माने जाते हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स की तरह, कि जैसे आप शेयर होल्डर्स को अपना स्टेक होल्डर मानते हो क्योंकि उन्होंने आपके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो बदले में आप उनको रिटर्न देते हैं। लाइकवाइज कंज्यूमर के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए। तो ऐसे कौन से आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस में यहाँ पे पढ़ा है वो आपको यहाँ पे बताना है। So moral justification, business uses society's resources, social responsibility और long term interest of business। बिल्कुल NCERT की लाइन है ये भी, बताइए फटाफट।
सो आई होप कि आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है कि जितने भी आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपको उनका सबको ध्यान करते हुए चलना है। कंज्यूमर को अच्छे गुड्स प्रोवाइड करने हैं रीजनेबल प्राइस पे, गवर्नमेंट को टाइम से टैक्स पे करना है, शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न पे करना है, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी वेजेस देनी है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देनी है। तो ये किसी भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट। अब यहाँ पर आपको कंज्यूमर राइट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिस्कस किया है। द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस द वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट एट द कॉम्पिटिटिव प्राइस, कि आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपके पास ये ऑप्शन है, फ्रीडम है कि आप वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हो। This implies that the marketer should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc. कि जो भी मार्केटर है वो आपको ऑफर करेगा प्रोडक्ट, चाहे वो ब्रांड के बेसिस पे आपको दे, प्राइस के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, तो मतलब आपको वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ऐसा कौन सा राइट है यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी एश्योर्ड एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बताइए। राइट टू सेफ्टी आपको बचाता है फ्रॉम द हैजार्डस प्रोडक्ट्स, राइट टू सीक रिड्रेसल आपको रिलीफ्स प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको सॉल्यूशन देता है। राइट टू एश्योर्ड जो पहले राइट टू चूज के नाम से जाना जाता था, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन जहाँ पर एक आ गया कि हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो खुद को वेल अवेयर कंज्यूमर बना के चले, उसको अपने राइट्स और रिलीफ्स के बारे में पता हो। जागो ग्राहक जागो यहीं से आया है। सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज राइट टू एश्योर्ड कि आपके पास ये राइट है कि आप वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स में से चूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Identify the method of flotation in the primary market wherein a company sells the securities in block at an agreed price to a broker. अब ये वाला क्वेश्चन अगेन मैं आपसे कहूँगी कि आपके क्लास 12th में CBSE करिकुलम का पार्ट नहीं था, आपने मेथड्स ऑफ फ्लोटेशंस नहीं पढ़े हैं प्राइमरी मार्केट के। हो सकता है किसी किसी बच्चे ने पढ़े हों, बट येस अकॉर्डिंग टू द CBSE ये हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं था। यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि प्राइमरी मार्केट में हमारे पास कुछ तरीके होते हैं फंड रेज करने के, तो उसी में से किसी एक मेथड के बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जहाँ पर कंपनी एक प्राइस एंड ब्लॉक प्राइस का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड प्राइस हमने यहाँ पे ब्रोकर के साथ डिसाइड कर लिया है कि सपोज करो मेरा एक शेयर है, मैंने कहा कि मैं आपको अपना ये शेयर 100 रुपए का बेच रही हूँ, आपकी इच्छा है कि आप इसको मार्केट में 120 का बेचते हो, 150 का बेचते हो या 90 का बेचते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा आप कौन से मेथड में कर सकते हो? राइट इशू, ऑफर फॉर सेल, EIPOs और ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। राइट इशू का मतलब होता है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट होता है, उनका एक पास एक प्रिविलेज होता है कि जब भी कंपनी पब्लिक इशू करने जा रही है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देती है कि देखो उनको बेचने से पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपने जिस प्रपोर्शन में ऑलरेडी हमारे यहाँ पर शेयर्स ले रखे हैं, क्या आप और शेयर्स लेना चाहते हैं? तो पहला ये प्रिविलेज उनको दिया जाता है। कोई कंपल्जन नहीं होता एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास कि इस राइट को इस्तेमाल करने का, उनकी इच्छा है, वो ले भी सकते हैं शेयर्स को, नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। EIPOs इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये हम सभी जानते होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू यहाँ पर शेयर्स को पब्लिक को बेचा जाता है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस आप कह सकते हो ये ऑफलाइन मेथड है, ऑनलाइन मेथड है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि पहले डायरेक्ट पब्लिक के साथ हम डील करेंगे, उनको एक प्रोस्पेक्टस यानी कि एक इन्विटेशन जारी करेंगे कि कंपनी जो है, आंसर आ गया है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स बेचने के लिए रेडी है, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर फॉर सेल ही होता है जो ब्रोकर के थ्रू किया जाता है, जैसे कि हम बीच में जब कंपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो एक प्रॉपर्टी डीलर रखते हैं, इसी तरीके से शेयर्स में भी हम बीच में ब्रोकर्स रख सकते हैं। तो ऑफर फॉर सेल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, लिस्ट 1 को फिर से लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, मीनिंग और टर्म आपको यहाँ पर मिलाना होगा। सो राइट टू कमांड है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क, अकाउंटेबिलिटी, बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की, आपको इसको मैच करना है इन टर्म के साथ, विच इज आंसरेबिलिटी, डेलीगेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। सो राइट टू कमांड रिलेट करता है अथॉरिटी को, ऑब्लिगेशंस हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी बीइंग आंसरेबल फॉर योर फाइनल आउटकम यानी कि आंसरेबिलिटी जवाबदेही, बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की कि ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता है यही हायरार्की को राइज करता है, जो आता है डेलीगेशन से, विच इज अ कंपल्जन एक्ट।
तो यहां पर हमें करेक्ट ऑप्शन मिलता है फिर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, जो यहां पर आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की प्रोसेस को, अगेन एक और प्रोसेस आई, सारी प्रोसेस पूछ डाली है उन्होंने एक ही पेपर में। तो एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। बताइए कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? लगाइए, अरेंज करिए, याद करिए, 4 स्टेप्स थे उसके अंदर। सो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड देन एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन मिला हमें यहां पर 4। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आपको पूछा गया है क्वेश्चन, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बेटर अंडरस्टूड बाय अ स्टडी ऑफ इट्स फीचर्स विच आर एज फॉलोज। बेसिकली आपको क्या करना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स यहां पर आइडेंटिफाई करने हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन and the nature of interrelationship. This clarifies who has to report to whom. यानी कि ये क्या करता है, लोगों के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं, जॉब पोजीशंस है बेसिकली, उसको डिस्क्राइब करता है इंटर रिलेशनशिप को, और ये भी बताता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि फॉर्मल तरीके से चल रहा है सब कुछ। तो ये तो फीचर होगा। It is a means to achieve the objective specified in the plan as it lays down the rules and procedure essential for their achievement. यहाँ पे वो रूल्स और रेगुलेशंस, वो प्रोसीजर्स आपको बताए गए हैं जिससे कि हम प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ जो होता है वो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो ये भी सही बात है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहां पर अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्केलर चेन के थ्रू होता था सारा काम, बट इन्होंने तो इंडिपेंडेंट चैनल्स बोल दिए और कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करी, जबकि हमने स्केलर चेन के अंदर ये पढ़ा है कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है वहां पर बातचीत की। तो सी तो मुझे यहाँ पर फीचर नहीं लग रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड वन इज, it is deliberately designed by the top management to facilitate the smooth functioning of the organization. इसे कौन डिजाइन करता है? टॉप लेवल ही डिजाइन करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आ चुका है हमारे पास ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, विच मीन्स कि यहां पर आप देख रहे हो अगर उन्होंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूछा है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी क्वेश्चन आपके पास है। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट अमंग देम आर गिवन बिलो। यहां पर अब उन्होंने आपसे पूछा है बेनिफिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू द फास्टर स्प्रेड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज द क्विक फीडबैक। यस, यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती और क्विक फीडबैक और फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो ये तो सही है। इट फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट कि यहाँ पर सोशल नीड्स फुलफिल की जाती हैं। एंड इट एनहांसेस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है, ये भी करेक्ट है। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय कंपेंसेटिंग फॉर द इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये भी पॉइंट हमने वहां पे पढ़ा था दैट इट फिल्स द इनएडिक्वेसीज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो चीज वहां नहीं हो पा रही है वो चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, तो ये भी हमें यहाँ दिख रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन, नहीं, यहीं से मैं इस क्वेश्चन, यहीं से इस पॉइंट को मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगी कि यहाँ कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा निकल कर आता है ए, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट इज, अच्छा बच्चे जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करें, जैसे अभी हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस करे, तो वहां पे हम एक एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं कि आप एक एक करके पढ़ते जा रहे हो, ये नहीं कि पहले आप ऑप्शन पढ़ रहे हो, पहले आप अपने पॉइंट्स को पढ़ो, जो लग रहा है उसे टिक करो, जो नहीं लग रहा उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर सीक्वेंस उन्होंने पूछा है हमसे ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर का, चलिए ठीक है। द इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, हमें एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करना है। इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, हमें एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी हमें जो टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर, इन्वेस्टर को मिलेगा ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो पॉइंट्स उन्होंने खुद ही अरेंज करके दे दिए, आपको नहीं लगता कि पहले उन्होंने कहा है कि एग्रीमेंट में आओ, फिर अकाउंट खोलो, फिर आपको कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी, फिर ऑनलाइन काम शुरू होगा। तो यस, ए बी सी डी ये करेक्ट सीक्वेंस में ही लिखा हुआ था। नेक्स्ट,
द मार्केट वेयर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इज नोन एज, कौन सी ऐसी मार्केट है जो पुरानी शेयर्स में डील करती है? एग्जिस्टिंग शेयर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट। बहुत इजी है, सेकेंडरी मार्केट। चलिए, क्वालिटीज ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डू नॉट इंक्लूड। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है क्लास 12th में, क्योंकि क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर और सेल्समैन हमारे कोर्स में नहीं था तो हम नहीं पढ़ते हैं, बट अब आपको लोगों को ये पढ़ना है। तो एक अच्छे और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटीज है वो कौन सी होती हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्क अवॉइडर, वेल्थ क्रिएटर्स। आपको बताना है कौन सी नहीं है। हमारे पास CUET में एक और चैप्टर है, यहाँ पर आप यूनिट कह सकते हो, ED के नाम से, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो आपको पढ़नी होगी, ठीक है। और वहीं से ये क्वेश्चन निकल कर आया है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं आते हैं, बट स्टिल आपको इसको प्रिपेयर तो करना ही है। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। क्या वो रिस्क अवॉइडर होना चाहिए या रिस्क टेकर होना चाहिए? तो मुझे यही लग रहा है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर ये क्वालिटी तो नहीं होगी कि वो रिस्क अवॉइडर होगा। हाँ, वो वेल्थ क्रिएटर जरूर होगा। तो यस, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन performed by the SEBI. It controls the insider trading, takeover bids and imposes the penalties for such practices. अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि बताइए वो कौन सा सेबी का यहाँ पर फंक्शन है, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल और प्रिवेंटिव, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। बिल्कुल 1 मिनट का टाइम लीजिए और बताइए, स्टॉप करके आराम से आंसर दीजिए। आई होप कि आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। बच्चों, यहाँ पर हमारे जो NTA है उसने हमें 2 ऑप्शन करेक्ट दिए हैं, उसके पीछे एक रीजन है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अगर आप यहाँ तक इसको रीड करते हैं, इट कंट्रोल्स द इनसाइडर ट्रेडिंग, तो इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर आता है। बट वहीं पे जब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई आई है टेक ओवर बिड्स, तो कंट्रोलिंग द टेक ओवर बिड्स ये आपने रेगुलेटरी फंक्शन में पढ़ा। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इम्पोजेस द पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस, कि जो अगर इस तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग या बिड वगैरह के ज्यादा बिडिंग लगाता हुआ दिखा, मतलब अननेसेसरी आप बिड्स यहाँ पर हाई करते हुए दिखते हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो अगेन ये प्रोटेक्टिव फंक्शन को ही इंडिकेट करता है। बट कई बच्चों ने इसको टेक ओवर बिड को देखते हुए रेगुलेटरी टिक किया। ज्यादातर ये इंडिकेट कर रहा है प्रोटेक्टिव फंक्शन को, बट क्योंकि बीच में टेक ओवर बिड वाले पॉइंट आया और बच्चे कंफ्यूज हुए, उन्होंने रेगुलेटरी फंक्शन में ही कहीं पे यहाँ पर टिक किया, तो इसलिए NTA ने दोनों ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया, बच्चों को मार्क्स दिए, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दोनों ही दिखेंगे, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। नेक्स्ट, financial management aims at choosing the best investment and financing alternatives by focusing on their cost and benefit. Its objective is to, मतलब वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम करता है कि आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट को चूज करें, एज वेल एज आप जो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव यहाँ पर चूज करेंगे वो फोकस करता हो कॉस्ट और बेनिफिट, यानी कि जितनी आपकी कॉस्ट है उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिले। तो ऐसा आप कहाँ करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट वो कहता है, इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ को ये इंडिकेट करता है, डिक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ, इंक्रीज द शेयर होल्डर कैपिटल और डिक्रीज द शेयर होल्डर कैपिटल। तो जब भी हम यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने जरूर पढ़ा होता है ये। सो आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। So the correct option is increase the shareholders' wealth. Next, a proper matching of funds requirement and their availability is sought to be achieved by, which means कि आपने जिस तरीके से अपनी फंड की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करी है और उसकी अवेलेबिलिटी, ऐसा हमने कौन से कॉन्सेप्ट में सीखा है कि जब जहां जितने पैसों की जरूरत हो तब उतना पैसा हमारे पास हो, ऐसा हम कहाँ सोच पाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल कंट्रोल, कैपिटल बजटिंग और अंडर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बताइए। यस, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग वो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड हो, रिक्वायर्ड एडिक्वेट फंड अवेलेबल हो, और कभी भी हमें फंड को अननेसेसरी रेज भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, debt is dash but is more dash for a business because the payment of the interest and the return of principal is obligatory for the business। यहां पर वो डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डेट कैसा है, डेट
कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करी है, हमें पहले बताना है, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। पहले ऑप्शंस बता देती हूँ, चीपर एंड रिस्की, चीपर एंड सेफ, एक्सपेंसिव एंड रिस्की और एक्सपेंसिव और सेफ। अब देखो कोई भी आपका फंड है उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो नहीं होंगे। तो अगर इस बेसिस पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्सपेंसिव एंड सेफ पॉजिटिव नेगेटिव है, एक्सपेंसिव एंड रिस्की ये तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। चीपर एंड सेफ ये भी दोनों पॉजिटिव हो गए, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हम एलिमिनेट करेंगे। अब बात आती है फर्स्ट और फोर्थ के बीच में। तो डेट का एक नेचर होता है कि डेट आपको इक्विटी से ज्यादा सस्ता मिलता है, डेट चीपर होता है, बट डेट हमारा रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? क्योंकि यहां जो उन्होंने ये लाइन लिखी है कि जब भी आप डेट लेते हैं, बाहर की उधारी लेते हैं, तो आपके कंधों पे बर्डन आता है। किस चीज का बर्डन आता है कि एक तो जब तक आप वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आपको तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और एक टाइम के बाद आपको उसके ऊपर उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। सो यस, चीपर और रिस्की इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, coordination unifies the unrelated interest into the purposeful work activity। अब यहां पर आपको बताना है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपको यहां पे उसके पॉइंट्स दे रखे हैं। इट इज एन ऑल परवेसिव, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट। परवेसिव फंक्शन हम सभी जानते हैं क्या है कि विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, जो सब जगह अप्लाई हो जाता हो। कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार हमारा चलता रहता है। यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि सभी लोग अलग अलग चल रहे थे, हम उन सभी लोगों के एक्शंस में यूनिटी लेकर आनी है और उन्हें कॉमन डायरेक्शन दिखानी है। बट वहीं पे इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट क्या कहता है? वो यही कहता है कि आपको अपनी पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी की तरफ आपके जो अनरिलेटेड इंटरेस्ट है उसको यूनिफाइज करना, एक साथ लेकर आना है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यूनिफाइज देखकर यूनिटी ऑफ एक्शन लगाते हैं, तो यहीं पे कंफ्यूजन अराइज होता है। ये मैंने तब भी बात समझाई थी कि बच्चों को कंफ्यूजन इन दोनों पॉइंट्स में ही होता है, और ये दो पॉइंट्स आपको ऑप्शन में जरूर दिखेंगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आंसर आपको होपफुली पता चली गया है कि क्या है, 4 इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ रहे होते हैं और अगर इस तरीके के कुछ आपको दिख रहे हैं कि कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स है, तो पहले से ही आप उनको अलग से लिख कर चलिए कि जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इनको थोड़ा सा और डीपली आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, Akash Industries has installed a waste recycling plant in its premises and doesn't dump their waste material anymore. This plant is providing employment to many people. Identify the objective of the management which the company is achieving by doing the aforesaid activity. यहाँ पर अब देश की भलाई के लिए काम हो रहा है, जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है, तो बताओ मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा जहां पर आपने एक ऐसा रिसाइकलिंग प्लांट यहां पर आपने लगाया है जहां से आप वेस्ट मटेरियल को आप यहां पर क्या करते हो, उसको डंप नहीं करते हो, मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर रहे हो आप। तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे पास, सोशल, इकोनॉमिकल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो उसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल वेलफेयर कर रहे हैं ना आप, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। यहां से एक चीज मैं आपको और समझाती हुई चलती हूं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये वर्ड भी दिख सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। All the activities of the manager are directed towards the end result. From the above statement, identify the feature of management. आपको यहाँ पे feature of management identify करना है that management is multidimensional, management is continuous, management is intangible and management is a goal oriented process. थोड़ा सा समझा देती हूँ। मल्टीडायमेंशनल में आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कंटिन्यूअस में कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ इंटर फंक्शंस हैं जो आप परफॉर्म करते हैं। इंटेंजिबल, देख छू नहीं सकते बट इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो आप। गोल ओरिएंटेड, ये जो आपको एक गोल देगा जिसकी वजह से आपने मैनेजमेंट क्रिएट किया है। तो यहां पर उन्होंने किस चीज के बारे में देखो बात करी है, कीपिंग एन एंड रिजल्ट, एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एम की बात आ गई ना, तो विच मीन्स कि करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट, द की पोजिशन ऑफ टॉप लेवल, बेसिकली डेजिग्नेशन पहचानो कि टॉप लेवल का कौन सा डेजिग्नेशन है इसके अंदर। मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और प्लांट सुपरवाइजर। लड्डू क्वेश्चन, कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर हमारे मिडिल लेवल पे वर्क करते हैं, वहीं पे प्लांट सुपरवाइजर्स हमारे ऑपरेशनल लेवल पे वर्क करते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं।
कितने सारे मैच द फॉलोइंग्स इन्होंने हमें दिए है ना। चलो अब यहाँ पर आपको कोई टेस्ट दे रखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेस्ट मैच करता है। सो इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेट टेस्ट, तो ये 4 टेस्ट हैं आपके पास और सामने लिखे हुए हैं इनके पॉइंट्स। इंडिकेटर ऑफ पर्सनल कैपेसिटी टू डेवलप, clues to the person's emotions and the values etc, measures the existing skills of the individuals, indicator of person's learning ability and ability to make the judgment। तो याद करिए, मैंने आपको पिटाई करके पढ़ाया था, उसमें से फाइंड आउट करिए कि किसमें क्या क्या था। इंटेलिजेंट टेस्ट आपके डिसीजन मेकिंग को चेक करता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी पर्सनालिटी चेक करता है कि आप कितनी जल्दी नई चीज़ों को सीख सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी कैपेसिटी टू डेवलप देखा जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट आपके वैल्यू सिस्टम, आपके इमोशंस को जज करता है। वहीं पे ट्रेट टेस्ट आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को जज करता है। तो बच्चों पुरानी नॉलेज आपके बहुत काम आएगी अगर आपने 12th क्लास में अच्छे से स्टडी किया होगा ना। तो जिन बच्चों ने इन डेप्थ स्टडी की होगी क्लास 12 में, उनको CUET में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी डोमेन्स में। मेन मेहनत आपकी, अगर किसी ने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फिलअप किया है और लैंग्वेज तो सभी दे ही रहे हैं, तो वहीं पे थोड़ी सी बहुत दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज डोमेन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस गेस करनी है। सो इट लीड्स टू द ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है। प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देता? उसी पे तो ध्यान देता है, तो ये तो क्रॉस करेंगे हम। प्रमोट्स द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन द डिपार्टमेंट, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस के ऊपर ही हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। इंक्रीजेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिल्कुल ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। सो A, C एंड D, देखो मिल गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए अब यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बच्चे लास्ट टाइम तक जो क्राइटेरिया था वो कुछ ऐसा था कि आपको चॉइस मिलती थी, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा थे। 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने होते थे, बट इस साल से आपको पता ही है कि पैटर्न थोड़ा हमारा चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? जस्ट फूडी इज अ फूड चेन ऑफरिंग द डिफरेंट स्नैक्स लाइक चिप्स, बिस्किट, बुक लग जाएगी देख के, चिप्स, बिस्किट, चोको चिप, cookies, cakes, etc. through their own retail outlets. To make their products available to the customer at the right time, right place, they are also selling their products to the grocery stores in addition to their own outlets. The taste, quality and the packing are given at utmost care. They are offering the good quality, so they are able to charge a high price than the competitor. To increase their sales, they are using the different offers like free gifts, cashback, etc. They are offering the discounts to the customer on the various occasions. All these considerations have made Just Foodie a complete success and they are able to win over the different competitors in the market and their market shares is rising continuously. आप लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ तो दिया है, बट मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि अगर इस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आता है और ऑलरेडी वो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉपर लाइन्स लिख के दे रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने को कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने यहाँ लिखा है वो अगेन क्वेश्चंस में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अगर आप वो पूरा केस अगर आप पढ़ रहे हैं और फिर से नीचे वही लाइंस आपको आ रही हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिंपली क्वेश्चंस पढ़िए और अपने आंसर चूज़ करिए। तो बेसिकली हमने जब पढ़ लिया है तो फिर भी हमने क्या पढ़ा है कि एक जस्ट फूडी कंपनी थी, फूड चेन कंपनी है, स्नैक्स ऑफर कर रही है। वो क्या इंश्योर कर रही हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही टाइम पे सही प्लेस पर लोगों को अवेलेबल हों, और अपने आप को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में बनाने के लिए वो डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर से अच्छी प्राइस पर दे रहे हैं, फ्री गिफ्ट्स वगैरह भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? इन द अबव केस जस्ट फूडी इज यूजिंग वेरियस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स यानी कि आपसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। अब उन्होंने बोला आपको वही आइडेंटिफाई करना है पहली वाली स्टेटमेंट में, टू मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर एट राइट टाइम, राइट प्लेस, दे आर ऑल्सो सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू द ग्रोसरी स्टोर्स इन एडिशन टू देयर ऑन आउटलेट्स। तो यहाँ पर जगह की बात हो रही है, प्राइस की टाइम की बात हो रही है। तो कहाँ, कौन से एलिमेंट में आपने पढ़ा था कि राइट प्लेस और राइट टाइम पे सामान अवेलेबल हो? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आ भी चुका है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइमर लगा है, हालांकि मैं टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करा रही हूँ आपको,
क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, तो कोई बात नहीं, अगर आंसर आपको दिख भी जाता है आप समझते हुए चलिए, ठीक है। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही हमने ये पढ़ा था कि राइट टाइम और राइट प्लेस पर जो सामान है वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हम सीधे क्वेश्चन ही पढ़ेंगे अब, ठीक है। यहाँ उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द टेस्ट, क्वालिटी एंड पैकेजिंग। टेस्ट, क्वालिटी, पैकिंग के बारे में बात हो रही है कि उसको ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल, किसमें पढ़ा है आपने, कहाँ प्रोडक्ट पे फोकस करते हो, ऑब्वियसली प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन, दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइस देन द कंपटीटर। प्राइस के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा आंसर होगा, प्राइस मिक्स। बहुत आसान होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, पहले वही कर लेना जब आप पेपर करना स्टार्ट करोगे। टू इंक्रीज देयर सेल दे आर यूजिंग द डिफरेंट ऑफर्स लाइक फ्री गिफ्ट्स, कैशबैक। फ्री गिफ्ट्स और कैशबैक यानी कि क्यों देते हैं हम ये लुभावने ऑफर, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ना, तो कौन सा एलिमेंट होगा, प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट, टू इंक्रीज देयर सेल्स दे आर यूजिंग डिफरेंट ऑफर्स। अच्छा, अब आपको उसी प्रमोशन मिक्स के भी 4 एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे। हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। तो आपके पास यहाँ पर उससे रिलेटेड ऑप्शन है। एडवर्टाइजमेंट में आपको पता है कि ये हमारा एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, पर यहाँ पर हम इस तरीके के ऑफर्स नहीं देते हैं। सेल्स प्रमोशन के अंदर हम शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल को बूस्ट कर सकें। पर्सनल सेलिंग में डोर टू डोर सेलिंग होती है, पब्लिसिटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, इस तरीके के लुभावने ऑफर सेल्स प्रमोशन में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर केस स्टडी है। अब बताइए क्वेश्चन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। नीचे उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द फंक्शन हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब यहाँ उन्होंने मुझे ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया है जहाँ पर मेरे पास नीचे लाइन नहीं है। अब लाइन नहीं है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, बट मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे लाइन दे रखी थी तो वहाँ मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पढ़ लेते हैं। टाइटल दे रखा है अ महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल। सो इंडियन ऑयल इज इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. It is a top ranked Indian company in the Fortune Global 500 listing 2017. Indian Oil's vision is driven by the group of dynamic leaders who have made it name to reckon with. With an over 34,000 strong workforce, a Maharatna company, Indian Oil, has been helping to meet the India's energy demand and reaching the petroleum products in every part of India for over 5 decades. Answer आ भी जाए तो पढ़ना जरूरी है. Next. It plans to increase its business operation all around the world. The company plans to invest rupees 20,000 crore in 2017-18 acquisition and plans to expand overseas. The company always believed to be ahead of the demand. Last year too, IOC has invested close to 20,000 crores, including 16,000 crores in various Indian projects and on acquisition of upstream in Russia. The company believed that if the goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve those goals. जब मैं लाइंस पढ़ रही हूँ मुझे कहीं ना याद आ रहा है कि ये हमने पढ़ा है, हमने प्लानिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में इन सब चीज़ों को पढ़ा है. मुझे यहीं से स्ट्राइक हुआ द कंपनी प्लान्स, क्योंकि उन्होंने फंक्शन पूछा था. मैंने इसीलिए पहले क्वेश्चन को रीड किया कि मुझे पता हो कि मुझे यहाँ पे ढूंढना क्या है. तो जब मैंने पहले यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया तो कंपनी प्लान से ही मुझे आंसर पता चलना शुरू हो गया कि प्लानिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने पढ़ लिया है, बट लेट्स सी कि आगे और क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि जब मैं ये लाइंस पढ़ रही हूँ यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्ट्राइक होता है. तो जो आपने पढ़ा होता है ना, तो जब आप केस को रीड कर रहे होते हो तो आपको वो लाइंस समझ आने लगती हैं, ठीक है. सो चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजर रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड. अगेन पढ़ी हुई लाइंस यहाँ पर मुझे रिकॉल हो रही हैं. Policy formulation serve as a basis of coordinating the activities and efforts of different departments, divisions and individuals. It helps in avoiding the confusion and misunderstanding. Manager can look into the future and make a choice amongst the various alternative courses of action. देखा आपने लास्ट की तो कुछ लाइंस मुझे ऐसा लग रही है कि बिल्कुल पढ़ी हुई हैं. तो देखते हैं इनसे रिलेटेड वो क्या क्वेश्चन आगे पूछ रहे हैं. पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है, आगे देखते हैं. देखो अब उन्होंने फिर से लाइन लिखी ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा है इफ द गोल्स आर वेल डिफाइंड एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव दोज गोल्स. देखा फिर से लाइंस मिल गई. तो बार बार क्वेश्चन आपको रीड करने की जरूरत नहीं है. तो आपको यहाँ से पहचानना है कि कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर
कौन से मैनेजरियल फंक्शन की इंपॉर्टेंस है। जब प्लानिंग के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी किसकी रही होगी, प्लानिंग की रही होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब उन्होंने बोला चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजर रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड। वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चीजों को खत्म तो नहीं कर सकते बट उनको पहले से ही पहले से एंटिसिपेट करके आप उनके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो वो कौन से मैनेजरल फंक्शन की जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, वो कौन सी इंपॉर्टेंस है जो इस चीज को हाईलाइट करती है। डायरेक्शन प्रोवाइड करना, reduces risk of uncertainty, reduces the overlapping and wasteful activity और facilitates the decision making। बताइए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। reduces the risk of uncertainty, जहां पर आपको यही बोला गया था कि आप चीजों को बदल नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हाँ आप खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, policy formulation serve as a basis of coordinating the activities and efforts of different departments, divisions and individual. It helps in avoiding the confusion and misunderstanding. तो कौन सा पॉइंट इस चीज को डिस्क्राइब करता है, बताइए, अपने आप बताइए, पता चल चुका होगा। Reduces the overlapping and wasteful activities. Next, manager can look into the future and make a choice from various alternative courses of action. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से हमें चूज करना है, तो बताइए कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंस है जहां पर आपको सिलेक्शन करना है, क्या करना है, डिसीजन लेना है। बता दिया, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। चलिए ये था हमारा प्रीवियस ईयर CUET 2024 का पेपर, जहां से अब आपको क्या आइडिया लगा, यहां से आपने ये सीखा। इस पेपर ने आपको एक आइडिया दिया, एक तो पैटर्न का, बट हाँ इस साल थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज मिलेगा ही, क्योंकि लास्ट ईयर तक आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे, इस बार आपको 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। आपने ये भी देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आपको ये पेपर ना कराकर सीधे MCQ की प्रैक्टिस कराती तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इतने ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपने लास्ट ईयर का पेपर देख लिया है, अब आपको समझ आ गया ना कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपके करिकुलम से बाहर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने जो आपको करिकुलम प्रोवाइड किया है वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस है। बट यस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो NCERT की प्रॉपर लाइंस उन्होंने यहाँ पर आपसे पूछी है। तो मेक श्योर कि आप NCERT को अच्छे से पढ़कर जाएं, जो क्लास 12th की आपकी NCERT है। प्लस एक बार सिलेबस को देखते हुए आप ये देख लीजिए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े बट CUET के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। सो होपफुली इस वाले पेपर ने आपकी बहुत हेल्प करी होगी ये जानने में कि अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थोड़ा सा और आपको एग्जाम पैटर्न और पेपर पैटर्न से थोड़ा सा और फैमिलियर करने के लिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।